बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि आयोनिक बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड किन एलिमेंट्स या किन एटम्स के दरमियान बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी हैं, क्या क्या शराइत होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड के अंदर आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, और लास्ट में हम सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड के क्रिस्टल लैटिस को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। आयोनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी कि एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये गिव एंड टेक वाला हिसाब है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय complete transfer of electron or electrons is called ionic bond और electrovalent bond। तो ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसके अंदर एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर दूसरे एटम के अंदर जो है वो शिफ्ट हो जाता है। तो इसे हम आयोनिक बॉन्ड कह देते हैं। इसका एक दूसरा नाम है, इसे हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कह देते हैं। द कंपाउंड्स हैविंग सच अ बॉन्ड आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड्स। और ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड होता है उन्हें हम आयोनिक कंपाउंड्स कह देते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, टेबल साल्ट, घर में जो हम नमक यूज करते हैं वो एक आयोनिक कंपाउंड है। कैल्शियम क्लोराइड है, वो भी एक साल्ट है, ठीक है। तो वो भी आपके पास आयोनिक कंपाउंड की एग्जाम्पल है। अब एक चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है और वो ये है, मैं एक इंग्लिश के अंदर लाइन बोलने लगा हूं दैट अ बॉन्ड इज नथिंग बट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड इसके अलावा कुछ नहीं सवाए एक इलेक्ट्रॉन के पेयर के, इलेक्ट्रॉन के जोड़े के। जितने भी आप बॉन्ड्स पढ़ेंगे, चाहे वो आयोनिक बॉन्ड है, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड है, चाहे वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर इन्वॉल्व होगा। कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का पेयर, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है। जबकि आयोनिक बॉन्ड के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं दैट व्हाट टाइप ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। किस किस्म के एटम्स हैं या किस किस्म के एलिमेंट्स हैं जो आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। मैंने आपको शुरू में ही ये बात बता दी कि जो आयोनिक बॉन्ड है इसमें गिव एंड टेक वाला हिसाब है, यानी कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एक्सेप्ट कर लेता है। तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल को अगर देखा जाए तो जो ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, उनके अंदर ये काबिलियत है कि वो इलेक्ट्रॉन को दे दें। जबकि ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 17 तक जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर ये काबिलियत है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लें। तो जब इन एलिमेंट्स के एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और नॉन मेटल्स उन्हीं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। इसे हम कह देते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो क्वेश्चन क्या है, ये जो टॉपिक है उसकी एक्सरसाइज के अंदर जो है, टॉपिक के नीचे एक छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है, उसके अंदर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म आयोनिक बॉन्ड्स। किस किस्म के एलिमेंट्स हैं जो आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। एन आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स ग्रुप 1 एंड 2 एंड नॉन मेटल्स ग्रुप 15 टू 17। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान आपके पास आयोनिक बॉन्ड बनता है। दूसरा क्वेश्चन उसी एक्सरसाइज में जो पूछा गया है वो ये है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर हैं। जो पहली कंडीशन है वो क्या है, देयर शुड बी लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम्स। एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही लार्ज होना चाहिए। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है। फर्ज करें ये आपके पास
हाइड्रोजन है और इसने जो है वो क्लोरीन के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाया हुआ है। जैसा कि मैंने पहले बताया, अ बॉन्ड इज नथिंग बट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है। तो इस तरह से ये समझ लें एक बॉन्ड है इनके दरमियान, और ये जो डॉट एंड क्रॉस हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो हाइड्रोजन है ये डॉट जो है इसका इलेक्ट्रॉन है, इसकी तरफ से आया है। जो क्लोरीन है क्रॉस जो है वो इसकी तरफ से आया है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है मैं ये समझाना चाह रहा हूं। क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों जो है इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को, इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचते हैं। क्लोरीन की इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी ज्यादा है, जबकि इसकी क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रॉन के पेयर को या यूं कह लें बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, जो खींचने की एबिलिटी है वो कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अब यहाँ पे हाइड्रोजन की कम है और क्लोरीन की ज्यादा है। तो क्या होगा, यहाँ पर जब इनका बॉन्ड बनेगा तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो क्लोरीन के ज्यादा करीब होगा और हाइड्रोजन से क्या होगा, दूर होगा। ये क्यों क्यों हुआ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इलेक्ट्रॉन के पेयर को या इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मतलब है जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास 2.2 और जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास होती है 3। अब इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को अट्रैक्ट करने की, खींचने की जो एबिलिटी है, उसके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 1.7 से ज्यादा। अगर 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो बॉन्ड आयोनिक नहीं होगा। तो यहां पर है 0.8, अगर आप 3 में से 2.2 माइनस करेंगे तो 0.8 है। तो इसी वजह से हाइड्रोजन और क्लोराइड के दरमियान जो है वो आयोनिक बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो पहली जो कंडीशन है, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए एटम्स के दरमियान। दूसरी कंडीशन क्या है, वन एटम शुड बी मेटल, एक एटम को मेटल होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू गेन पॉजिटिव चार्ज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसे हम कह देते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो एक एटम जो है वो मेटल होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी होनी चाहिए इसके पास। एंड अदर एटम शुड बी नॉन मेटल, जबकि जो दूसरा एटम है वो नॉन मेटल होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होना चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तब ही आपके पास आयोनिक बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कि जो सोडियम क्लोराइड है, जो टेबल साल्ट है, उसके अंदर आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है। तो ये मैंने आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है सोडियम की और क्लोरीन की। जो सोडियम है इसके सिंबल के नीचे इसका एटॉमिक नंबर लिखा है 11, मतलब इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहला शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो हमने 2 लिख दिए। दूसरा शेल है उसके अंदर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8। तीसरे के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन सोडियम के पास बचता ही एक है, तो इसी वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में आ जाएगा। जो क्लोरीन है इसके पास टोटल है 17 इलेक्ट्रॉन्स, इसका एटॉमिक नंबर भी 17 है। तो जितना जिस एलिमेंट का या जिस एटम का एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो क्लोरीन है इसके भी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2 से ज्यादा आ नहीं सकते, दूसरे शेल में 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो दूसरे में 8 रख दिए। 8 और 2 10 हो गए, लेकिन क्लोरीन के पास 17 है। तीसरा शेल 18 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है, लेकिन यहां पर क्योंकि 7 ही मौजूद हैं तो हमने 7 लिख दिए। अब लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑक्टेट रूल।
एटम्स जो हैं वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं? ताकि उनका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाए, उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। और हम डिस्कस कर रहे हैं आयोनिक बॉन्ड को, यानी कि एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा लेता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन को देगा और कौन सा लेगा। सोडियम की बात की जाए तो जो सोडियम है इसका जो आखिरी शेल है इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास है 7। सोडियम जो है इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, जो कि बहुत ही नामुमकिन सा काम लगता है। क्लोरीन को 1 ही चाहिए। तो सोडियम क्या करता है, अपना जो आखिरी शेल है, आखिरी इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से निकाल देता है। ठीक है, तो अब ये वाला शेल इसका खत्म हो जाता है, तो इसका जो सेकंड शेल है वही वैलेंस शेल, आखिरी शेल बन जाता है और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो सोडियम ने दिया, क्लोरीन जो है उसी को एक्सेप्ट कर लेता है और क्लोरीन के भी 8 जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। अब हम डायग्राम की मदद से देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है। ये मैंने आपके सामने सोडियम बनाया है और ये सोडियम का एक वैलेंस शेल है, आखिरी शेल है। इसके अंदर ये जो मैंने क्रॉस लगाया है, ये एक इसका इलेक्ट्रॉन है सोडियम का। इसको हमने ऐड करना है या रिएक्ट करवाना है क्लोरीन से। ये क्लोरीन का वैलेंस शेल है और क्लोरीन के जो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, जो मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब होता क्या है कि सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है किसको, क्लोरीन को। तो ये जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो सोडियम के पास वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जबकि ये जो क्लोरीन है, आप ये देखें कि यही जो इलेक्ट्रॉन है हमने यहाँ पे बना दिया क्लोरीन के आखिरी शेल में। अब यहाँ पर 8 पूरे हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ये आपके पास सोडियम है विद पॉजिटिव चार्ज और ये क्लोरीन है विद नेगेटिव चार्ज। इस तरह से बना देंगे और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये जो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर इसे कहते हैं, ये लीवस स्ट्रक्चर डायग्राम है। लीवस एक साइंटिस्ट है, तो उसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया, तो इसी वजह से इसका ये नाम पड़ गया। अब ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं। ये आपके पास सोडियम है, तो सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, और ये जो यही इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन ने इसे क्या कर लिया, गेन। जब भी कोई चीज ऐड करनी हो तो एरो के इस साइड पे लिखते हैं, जब भी कोई चीज एटम से रिलीज करनी हो तो एरो के इस साइड पे लिखते हैं। तो क्लोरीन ने इसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो ओवरऑल क्या हुआ, सोडियम और क्लोराइड ने, या सोडियम और क्लोरीन ने आपस में रिएक्ट किया और सोडियम क्लोराइड बना दिया। अब हमने पहले लेक्चर के अंदर ये बात डिस्कस की थी कि जो आयोनिक बॉन्ड है या किसी भी किस्म का बॉन्ड है वो सिर्फ इस वजह से बनता है ताकि एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेज जैसी हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि क्या इन एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेज जैसी हो गई है। याद रखें, नोबल गैसेज के वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखें, ये सोडियम है, सोडियम के पास आपके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। हमने एक ये वाला निकाल दिया, अब कितने रह गए, 10। पहले शेल में 2 और दूसरे में 8, तीसरा शेल वैसे ही खत्म हो गया। तो ये जो सेकंड शेल है ये इसका वैलेंस शेल बन गया। ठीक है, तो इसमें 8 पूरे हैं, मतलब सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेज जैसी हो गई। और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम हो गया तो इसी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन जो है इसके पास 7 थे, इसने यही एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इसके वैलेंस शेल में भी कितने हो गए, 8। इसने भी नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर ली। ठीक है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। और आपको पता है नेचर का कानून है दैट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है,
दे अट्रैक्ट ईच अदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और हमारे पास कौन सा बॉन्ड बन जाता है, आयोनिक। अब हम सेकंड एग्जांपल डिस्कस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। जो कैल्शियम है इसका ताल्लुक अल्कलाइन अर्थ मेटल से है, यानी कि पीरियोडिक टेबल का जो दूसरा ग्रुप है उससे इसका ताल्लुक है। जो कैल्शियम है इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कैल्शियम क्या करता है, ये 6 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय अपने जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उसे लूज कर देता है। तो कैल्शियम जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो 2 प्लस आएगा। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पे 1 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पे 2 प्लस। अब आपको पता है कि जो क्लोरीन है वो तो एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो क्या होता है, 2 क्लोरीन के जो एटम्स हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जो 2 क्लोरीन के एटम्स होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और दोनों के ऊपर आपके पास क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इनके वैलेंस शेल में भी 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी वैलेंस शेल या आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। इनका भी ऑक्टेट मुकम्मल, इनका भी ऑक्टेट मुकम्मल। अब इनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी और इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा। और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो केमिकल बॉन्ड है वो एक्चुअली में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो इसको डायग्राम की मदद से भी समझ लेते हैं। ये आपके पास कैल्शियम है, ये मैंने 2 इसके इलेक्ट्रॉन बनाए हैं रेड कलर के अंदर, और ये आपके पास क्लोरीन है, इसके जो आखिरी शेल या वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन के जो एटम्स हैं वो हमें चाहिए, क्योंकि एक क्लोरीन का एटम तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो 2 क्लोरीन के एटम होंगे तो जो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो दोनों के दोनों क्लोरीन के एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अब इसके पास भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो अब ये देखें, ये कैल्शियम है, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो यहाँ पर अब कोई इलेक्ट्रॉन मैंने नहीं बनाया, इसके ऊपर जो चार्ज आ गया वो प्लस प्लस है, यानी कि 2 पॉजिटिव। अब ये देखें, इसका इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर ट्रांसफर हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया। इस क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस पे भी नेगेटिव चार्ज और इस पर भी नेगेटिव चार्ज। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैल्शियम जो है इसके ऊपर प्लस प्लस चार्ज है और जो क्लोरीन है उसके ऊपर नेगेटिव, इस वाले क्लोरीन के ऊपर भी नेगेटिव। इसके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी 8 हो गए और कैल्शियम के भी 8 हो गए। तो इस तरह से कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। अब अदर एग्जांपल्स क्या हैं इसकी आयोनिक बॉन्ड की, KCl, इसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड के अंदर आयोनिक बॉन्ड है, मैग्नीशियम फ्लोराइड के अंदर है, सोडियम फ्लोराइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड है और कैल्शियम फ्लोराइड है। मजीद भी एग्जांपल्स हमारे पास आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड्स की एग्जिस्ट करते हैं। अब नेचर के अंदर ये जो कैल्शियम क्लोराइड के एटम्स हैं या सोडियम क्लोराइड के एटम्स हैं, ये इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करते, ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो क्रिस्टल्स की फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, आइए देखते हैं। These ions then surround each other three-dimensionally to form a crystal lattice। ये जो आइंस हैं ये एक दूसरे को घेर लेते हैं, ठीक है। सराउंड ईच अदर, 3 डायमेंशनली का क्या मतलब है ये भी अभी समझाते हैं। टू फॉर्म अ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का मतलब है, लैटिस कहते हैं जाली को उर्दू में, ठीक है। तो क्रिस्टल्स का आपको पता है, जैसे छोटे छोटे क्यूब से होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं उनके, सोडियम क्लोराइड के, चीनी के भी होते हैं, ठीक है। तो लैटिस कहते हैं जाली को। जिस तरह जाली नेट आपने देखा होगा उसके अंदर जो सुराख हैं वो बराबर फासले पे होते हैं और जहां पर जाली आपस में जुड़ी होती है वो भी बराबर फासले पे होती है। अब इसी जाली को आप यूं समझें कि वो 3 डायमेंशनली, यानी कि तीनों डायमेंशन के अंदर वो जाली बनी हुई है। बिल्कुल इसी तरह एटम्स की अरेंजमेंट होती है। एटम्स जो हैं वो 3 डायमेंशनली अरेंज होते हैं। अगर आप ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लैटिस देखें तो इसमें आप देखें कि एक जो सोडियम है उसको 6 क्लोरीन एटम ने घेरा हुआ है
और एक क्लोरीन एटम को 6 सोडियम एटम ने घेरा हुआ है और इनके अंदर जो एटम है वो एक रिपीटेड मैनर में लगे हुए हैं। तो ये है इसका क्रिस्टल लैटिस, यानी कि जो एटम्स हैं या जो आयंस हैं वो एक खास तरीके से एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं और हमारे पास क्या बनाते हैं, क्रिस्टल लैटिस। इसी तरह ही आपको कैल्शियम क्लोराइड का क्रिस्टल लैटिस आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर भी जो कैल्शियम और क्लोरीन है या कैल्शियम और क्लोराइड के जो आयंस हैं वो दोनों 3 डायमेंशनली अरेंज होते हैं, यानी कि तीनों डायमेंशंस के अंदर, ठीक है। और इसकी मिसाल आप यूं भी ले सकते हैं कि जैसे एक एक जो दीवार है उसके अंदर ईंटें एक रेगुलर पैटर्न में लगी होती हैं, बिल्कुल इसी तरह ही या जाली के अंदर जो है वो सुराख और जहाँ पे जाली एक दूसरे से जुड़ी होती है उनका एक रेगुलर पैटर्न है, ठीक है। तो इसी तरह सीक्वेंस में ही ये आयंस या एटम्स लगे होते हैं और ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है बिल्कुल इसी तरह ही अरेंजमेंट जो है क्रिस्टल लैटिस के, ये जो क्यूब सा नजर आ रहा है इसके ऊपर भी इसी तरह से एटम्स की अरेंजमेंट होगी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी और आगे भी और पीछे भी। तो इसको हम कहते हैं रेगुलर 3 डाइमेंशनल repetition of atoms to form a crystal lattice. So that was all about today's lecture. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।